स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर मानेसर में डिज्नीलैंड बनने वाला है। इस जो सारे कैरेक्टर्स हम एक्चुअल में उस तरीके से टीवी के थ्रू देखते थे और इतना चेरिश करते थे इन सबको, ये इंडिया में हमको देखने को मिलेगा। इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे थीम पार्क दैट इज डिज्नीलैंड। अगर डिज्नीलैंड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फ्लोरिडा में देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए फ्रांस में है, उसके बाद में चाइना में है, एंड आप पाएंगे जापान में और हांगकांग में। ये लोकेशंस है, ये 6 लोकेशंस है, मेजर लोकेशंस है जहाँ पे हमको डिज्नीलैंड देखने को मिलता है। अब ये जो चीज़ है ये इंडिया में अभी डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे इस तरीके से कि आप देखेंगे डिज्नीलैंड टू गुड़गांव, मतलब CM जो नायब सिंह है उनका स्टेटमेंट है उस तरीके से कि 500 एकड़ की जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और वहाँ पे डिज्नीलैंड को एस्टैब्लिश किया जाएगा, वहाँ पे उसको बनाया जाएगा। तो ये गुड़गांव के अंदर मानेसर जो है वहाँ पर हमको ये एस्टैब्लिश होते हुए बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो थीम पार्क है ये इस तरीके से होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली है, ये पूरा NCR है, उसमें आप देखेंगे NCR के अंदर ये गुड़गांव है और गुड़गांव के अंदर ही आप पाएंगे यहाँ पे मानेसर है। यही मानेसर में हमको ये देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरीके से देखें कि हरियाणा का जो मैप है उसमें गुड़गांव और यहाँ पे मानेसर, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा, राइट। अब ये जो है अगर इसमें आर्टिकल आप इस तरीके से देखेंगे कि आफ्टर पेरिस, टोक्यो एंड कैलिफोर्निया इज गुड़गांव गेटिंग इंडियाज वेरी ओन डिज्नीलैंड एंड दिस इज एप्ट एंड करेक्ट, उस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगा, राइट। अब इसमें फर्दर अगर आप देखें तो इस तरीके से कैसे होगा, इसके क्या नुआंसेस है, क्या बेनिफिट्स होगा गुड़गांव को, वो सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप मैडलाइन स्टडी IQ पे जाए, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 250 सब्सक्राइबर्स हैं, आपको इसको 2500 तक पहुँचाना है। वहाँ पे आपको एक्सप्लेनर वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की जो भी है वो सारी चीज़ें। एंड उसी के साथ में UPSC के लिए जो मेंस आने वाला जो मेंस है या फिर आने वाले जो अटेम्प्ट्स होंगे आपके, उसमें जो वैल्यू एडिशन की बात होती है उसके लिए जो भी डेटा पॉइंट्स है, स्टैट्स है, सारी चीज़ें आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो मैड लाइव स्टडी IQ आप लिखकर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी के साथ में ये जो QR है आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात हो जाती है। वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं कि अभी हो क्या रहा है, लाइक किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो इंडियाज़ फर्स्ट डिज्नीलैंड है इसका अनाउंसमेंट हमको देखने को मिला है। 500 एकड़ का जो लैंड है उसे आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे ये बनने वाला है। तो पहले हम देखेंगे तो ये सारे डेस्टिनेशंस हमको देखने को मिलते थे। अभी गुड़गांव के अंदर मानेसर जो रीजन है यहाँ पे हमको ये एस्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलेगा। तो इफ़ यू फाइंड गुड़गांव, ये दिल्ली है, गुड़गांव है और यहाँ पे आप पाएंगे ये मानेसर है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अगर आप गुड़गांव को देखेंगे इस तरीके से समझ में आएगा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आपको ये सब डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मानेसर है यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई किया गया लैंड पार्सल जहाँ पे ये डेवलप हुआ। तो इसके जो की फीचर्स हैं वो किस तरीके से आप देखेंगे, लार्ज स्केल थीम पार्क और एंटरटेनमेंट जोन को बनाया जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स की जो लैंड है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया जाएगा। उसी के साथ में मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे और इकोनॉमी जो गुड़गांव की है, मानेसर की है, वो बूस्ट हमको देखने को मिलेगा। ये चीज़ हो जाती है। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन है वो हमको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अर्बनाइज लैंड है लेकिन मानेसर उतना अर्बनाइज नहीं है जितना गुड़गांव है, तो वहाँ पर भी जो अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन है वो हमको देखने को मिलेगा ये डेवलपमेंट्स के साथ में, राइट। ये चीज़ हमको समझ में आता है। लेकिन जो एग्जैक्ट कंफर्मेशन है वो डिज्नीलैंड के तरफ से ऑफिशियली हमको नहीं देखने को मिला है। मतलब हरियाणा ने तो सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है, लेकिन डिज्नीलैंड ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करने वाले फ्रेंचाइजी मॉडल पे या किस तरीके से है, उसके बारे में ज़्यादा नुआंसेस अभी तक आए नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिकल है वो उस तरीके से है कि ये होने वाला है, सर्टेनली होने वाला है कुछ ही समय में, और जब होगा तो उसके क्या नुआंसेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, किस तरीके से FDI आएगा, कैसे टूरिज्म आएगा, कैसे हॉस्पिटैलिटी आएगा, वो सारी चीज़ को हम समझेंगे। तो अगर आप देखें गुड़गांव है, यहाँ पे आप मानेसर देखेंगे तो यहाँ पे नज़दीक ही रीजन है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, इस तरीके से होगा। अब अगर फर्दर आप देखिए तो एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो गुड़गांव से अगर आप इस तरीके से एरियल में आप देखेंगे तो ये मानेसर है, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा। अब गुड़गांव को क्यों चुना गया है, वाई गुड़गांव? अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो जाता है थीम पार्क के लिए। वो क्या है, आप देखेंगे दिल्ली NCR है, उसके पास में है, बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से आपको ऑडियंस मिल जाएगा, वहाँ से जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट अर्बनाइज और इकोनॉमिकली पावरफुल रीजन कहा जाता है, राइट। दिल्ली
पावरफुल रीजन उस तरीके से कहा जाता है। एनसीआर का पार्ट है ये पूरा अगर आप देखेंगे एनसीआर है, उसमें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये थीम पार्क हुआ, राइट। उसके बाद में आईजीआई एयरपोर्ट है, इससे नज़दीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक है ये आसान हो जाएगा टूरिस्ट के लिए। उसी के साथ में ग्लोबल टूरिस्ट को एक्सेस मिल पाएगा यहाँ पे। फर्दर अगर आप देखें तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट हब्स है, जैसे कि आप देखेंगे फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है, आईटी पार्क्स है, ये सारे यहाँ पे हैं। तो ये जो नज़दीक है इसके साथ साथ में और थीम पार्क आप स्टैब्लिश कर देते तो कहीं ना कहीं आप अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो एंटरटेनमेंट वाला जो एस्पेक्ट है ये ऐड हो जाता है। तो गुड़गांव की इकोनॉमी में जो एंटरटेनमेंट के थ्रू, थीम पार्क्स के थ्रू जो रेवेन्यू मिलेगा वो सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में NH48 हाईवेज़ हैं, उसके अलॉन्ग हमको देखने को मिलता है। और अपकमिंग जो द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें मतलब लॉजिस्टिक के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस वजह से ये अच्छा डेस्टिनेशन हो जाता है। सिमिलरली दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DMIC, उसका भी पार्ट है। अगर वो कॉरिडोर को आप इस तरीके से देखेंगे, ऐसे कॉरिडोर है, इसका पार्ट है, तो यहाँ पे ये जो रूट्स है उसके थ्रू मिल जाएगा, राइट। तो वो चीज़ हो जाता है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, इसके अलॉन्ग मिलना बहुत बड़ी बात है। फर्दर आप देखिए तो सराउंडिंग जो टूरिस्ट सर्किट्स है, दिल्ली हेरिटेज साइट, जयपुर, आगरा, ये सब नज़दीक हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट यहाँ पे और यहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। फर्दर अगर आप देखें तो हरियाणा को आप देखेंगे, ये जो मानेसर वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये पलवाल है, ये मानेसर है, उसके बाद में ये कुंडली है। तो ये जो सेक्शन हमको देखने को मिलता है ये पूरा रूट है, इसके अलॉन्ग ये आ जाएगा यहाँ पे। उसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि इस तरीके से ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो ये पूरी तरीके से आप नोएडा से, आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये इसको कनेक्ट कर लेगा, एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ से भी कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है कि उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो लॉजिस्टिक है उसके अकॉर्डिंगली इसको प्लान किया गया और उस तरीके से इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। फर्दर आप देखेंगे कि आप देखेंगे दिल्ली जो एयरपोर्ट है और जहाँ से ये है, ये बहुत ही नज़दीक है ना। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो है, यहाँ से उस तरीके से एक्सेसिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। फर्दर हमने ये जो रीजन देखा कि पलवाल से आप देखेंगे उस तरीके से ये कनेक्ट होता है, ये पूरा जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उसके अलॉन्ग हमको देखने को मिलता है। तो लॉजिस्टिक जो एक्सेसिबिलिटी है ये हमको समझ में आती है। फर्दर डेटा और स्टैट्स को देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस तरीके से होगा अगर समझे उसको, तो कैलिफोर्निया का जो डिज्नीलैंड है ये $8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है। पेरिस का डिज्नीलैंड 15 मिलियन विजिटर्स यहाँ पे उस तरीके से हमको समझ में आता है कि आते हैं पर ईयर, और मेजर टूरिज्म का रेवेन्यू बन जाता है। टोक्यो की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ जो जॉब्स हैं रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में, ये हमको देखने को मिलती है। मतलब इकोनॉमिक एंगल से ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, राइट। थीम पार्क और उस तरीके से एंटरटेनमेंट पार्क्स को एस्टैब्लिश करना। इंडिया का अगर पोटेंशियल देखें तो ये 50,000 से 1 लाख जॉब्स जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्रिएट होंगी इस पार्क की वजह से। फर्दर मल्टी बिलियन डॉलर जो टूरिज्म का रेवेन्यू पोटेंशियल है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्दर देखिए तो मेक इन इंडिया और इन्वेस्ट हरियाणा का जो कैंपेन है हरियाणा सरकार का भी, उसको एक बूस्ट मिलेगा। उसी के साथ में सिग्निफिकेंटली पुश करेगा इंडिया का जो रैंकिंग है ग्लोबल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। अगर ये चीज़ को हम देखें तो हमको समझ में आता है कि इंडिया 39 पोजीशन पे तो आया है 54 से, लेकिन और इसको बूस्ट कर जो नंबर है उसको ऊपर किया जा सकता है। और उसी के साथ में हमको देखने को मिलेगा कि टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया कुछ ऊपर जा रहा है, ये चीज़ है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इस तरीके से रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके थ्रू समझ में आता है कि इकोनॉमी को जो है सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर इसको जीएस के एंगल से हम एनालाइज करके समझने की कोशिश करें, सो दैट आप जीएस में उसको ऐसे कैसे उतार पाएँ, आपके दिमाग में उस तरीके से मेमोरी में हो कि अच्छा ये तो मैंने जीएस 1, 2 या 3 के एस्पेक्ट में इस चीज़ को समझा था, ताकि आप एग्जाम में, मेंस में वैल्यू एडिशन कर पाएँ। उस हिसाब से देखें तो जीएस 1 में जो अर्बनाइजेशन और जोग्राफी है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये रैपिड अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, ये समझ में आता है कि अर्बन एक्सपेंशन हमको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ग्लोबल एंटरटेनमेंट जोन का। अगर हम देखते हैं डिज्नीलैंड के रिस्पेक्ट में तो हमको ये समझ में आता है कि जो गुड़गांव वाला रीजन है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलॉन्ग हमको देखने को मिलता है, एंड आफ्टर एंटरटेनमेंट जोन में हम एंटर कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सीकिंग, ये चीज़ समझ में आती है। फर्दर अर्बन प्लानिंग के कुछ चैलेंजेस होंगे, ट्रैफिक जो कंजेशन है उसके चैलेंजेस होंगे, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन होगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पर जो क्वेश्चन आता है आप देखेंगे मेंस के अंदर ये टॉपिक्स में, उस पर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि जो डिज्नीलैंड है ये एक चैलेंज हमको देखने को मिल सकता है इन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। तो ये बात आ जाती है। और फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न्स होंगे कि नियर बाय विलेजेस में लोग रह रहे हैं, उनको कहीं और रिहैबिलिटेट करना होगा, उसके जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा सही तरीके से, क्या नुआंसेस होंगे, क्या जो एक्ट है उसको फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये एंगल है जिससे कवर किया जा सकता है।
उसी के साथ में फर्दर अगर आप देखें स्टैट्स वगैरह को कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं ये हरियाणा के एक्विफायर को बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, राइट। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट अगर हमको समझ में आए तो 21% जो इनका जीडीपी है वो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। तो ये ऑलरेडी ये सारे रिसोर्सेस डेफिसिट है, वाटर एज ए रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें डेफिसिट है या उसमें दिक्कत आता है स्कैर्सिटी का। तो ये स्कैर्सिटी है। उसके बाद में आपको थीम पार्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर की नीड होगी, वो किस तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो ये एक चैलेंज हो जाता है। उसी के साथ में सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन्होंने एस्टैब्लिश किया ताकि प्लान डेवलपमेंट हो। तो ये जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की जा रही है। एंड फर्दर आप देखेंगे एस्टैब्लिश करने वाले सेंटर ऑफ अर्बन एक्सलेंस फॉर रेगुलेटेड डेवलपमेंट की जो कंजेशन है, इसके जो दिक्कत है ये ना आए, इसको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने की कोशिश है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस और ये सारी चीज़ें। फर्दर अगर आप देखिए तो ये जो कॉरिडोर हमको समझ में आता है इस तरीके से, इस कॉरिडोर के अलोंग हमको देखने को मिलेगा कि दिल्ली से ये नेटवर्क है तो यहाँ पे गुड़गांव और मानेसर है, तो इसी के अलोंग है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, लॉजिस्टिक एक्सेसिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो दिल्ली और जो गुड़गांव का जो ट्रैफिक नाइटमेयर अगर आप देखेंगे इस NH के अलोंग है ना, NH 48 के अलोंग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। आप सुबह शाम किसी भी समय जाए ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है। तो इसके जो रैशनल है, ये जो मिलता है, इसके सोल्यूशंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि न्यू एलिवेटेड रोड कमिंग अप फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स है ये रिड्यूस हो जाएंगे। उसी के साथ में जो ट्रैफिक मैस है तो प्लान्स आ रहे टू अनक्लॉग दिस NH 48, राइट। तो ये इसको सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा, ये जो लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं। एंड इसी के साथ में ये जो है आप देखेंगे ट्रैफिक डाइवर्जन किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ों पे बात की जा रही है, प्लान किया जा रहा है। तो ये चीज़ समझ में आता है। अब ये GS1 का एस्पेक्ट था कि हमने अर्बनाइजेशन और उस हिसाब से इसको देखा कि कुछ चैलेंजेस होंगे लेकिन बेनिफिट्स भी होंगे उस तरीके से, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में। फर्दर देखिए GS2 गवर्नेंस पॉलिसी और फेडरलिज्म, इसमें क्या हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होगा ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करेगा, राइट। मतलब स्टेट एक तरीके से गुड़गांव को सपोर्ट कर रहा है, राइट। व्हेन गुड़गांव इज गेटिंग सपोर्टेड, एक बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के तौर पे हमको देखने को मिलेगा कि गुड़गांव का जो ग्रोथ है ये इस एंगल पे हुआ है। तो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो इस लेवल पे इसको अडॉप्ट करेंगे एंड देयर आफ्टर कहीं ना कहीं एक मॉडल स्टेट बनकर, ऑलरेडी मॉडल स्टेट है लेकिन उस तरीके से और ज़्यादा एंटरटेनमेंट की थीम में ये बन के निकल के आएगा। तो दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। ये बात आती है। और PPP मतलब आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में ये हमको समझ में आएगा कि उस तरीके से प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा, सरकार का पार्टिसिपेशन भी होगा और उस तरीके से दोनों उसको नेविगेट करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फर्दर अगर हम देखें इसको तो नेशनल स्कीम्स के साथ में इसको लिंक कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, कि कैसे हमें स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, जो भी नेसेसिटी है, बेसिक यूटिलिटीज़ है वो सारी जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, है ना, स्मार्ट वे में। ये चीज़ समझ में आता है। तो इसके अंतर्गत ये आता है स्वदेश दर्शन, जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्टैब्लिश करना होता है सो दैट उससे रेवेन्यू एंड उसके साथ साथ हमारे कल्चर और हेरिटेज को हम उस तरीके से प्रमोट कर पाएँ, वो चीज़ समझ में आता है। तो कल्चर और हेरिटेज अगर आप देखेंगे तो इफ़ पीपल कम फॉर दिस थीम पार्क, आसपास के जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स हैं वहाँ पे भी विजिट करने को देखने को मिलेगा, तो वहाँ का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। उसी के साथ में हम अपने हेरिटेज को भी प्रमोट कर पाएंगे बिकॉज व्हेन दे कम टू इंडिया इंटरनेशनल टूरिस्ट वो ये सारी चीज़ों को भी विजिट करेंगे। उसी के साथ में आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिफॉर्म्स है ये भी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, बिजनेस सेटअप होंगे, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ जनरेट होगी। तो आसपास में जो लैंड पार्सल्स हैं उनके प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे, वहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश होंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसके जो रिफॉर्म्स हैं ये यहाँ पे हेल्प करेंगे इसको ईजिली एक्सेस करने में और ईजिली एस्टैब्लिश करने में, ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो एस्पेक्ट्स है अगर इसको फर्दर देखें तो जैसे मारुति सुजुकी इन्वेस्ट करेगा 7,400 करोड़ यहाँ पे हरियाणा के ये वाले रीजन में, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट हमको डोमेस्टिक प्लेयर से देखने को मिल रहा है ना। साउथ कोरियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी उस तरीके से अर्ज किया जाए कि वो भी इन्वेस्ट करें, तो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लैंड पार्सल है या ये जो रीजन है इसमें सिग्निफिकेंट अर्बन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो टूरिज्म के थ्रू रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एंकरेज कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट कि क्रिएट किया जाए 2000 करोड़ का फंड फॉर द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप हो गया, ये सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और ये जो थीम पार्क है कहीं ना कहीं उसी मॉडल पे है और वो उस चीज़ को एलिवेट करेगा। और जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है वो आने वाला है हरियाणा में एंड विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। मतलब the urban expansion, this new technologies, all the things are going to be established in Haryana in the coming years। और उस तरीके से ये जो है कहीं ना कहीं सिंक करता है उस चीज़ के साथ में, उसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा और एक मॉडल स्टेट के रूप में थीम पार्क के एस्पेक्ट में हमको ये देखने को मिल सकता है। फर्दर हम देखें तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है उसमें समझ में आता है कि ऑलरेडी आप देखिए मोरनी हिल्स हो गया पंचकुला में या फिर राखीगढ़ी जो हिसार में है और जो बाकी जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं यहाँ पे भी हमको विजिट्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी टूरिज्म के रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे ये थीम पार्क एस्टैब्लिश
होगा तो उसके थ्रू टूरिज्म जो है वो यहाँ पे भी डाइवर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे भी मूव किया जा सकता है, ये चीज़ है। तो हरियाणा का जो टूरिज्म प्लान है ये रिवाइव करेगा विद न्यू प्रोजेक्ट्स एंड डिजिटल पुश के साथ में, इस तरीके से होगा। फर्दर आप देखेंगे स्टेट टू सेलिब्रेट हेरिटेज डे विद फोकस ऑन मॉन्यूमेंट्स और इन सारी चीज़ों पे, मतलब स्टेट का जो फोकस है मॉन्यूमेंट्स है, इन सारी चीज़ों पे है, मतलब टूरिज्म पे जो फोकस है वो सिग्निफिकेंटली है स्टेट का, राइट। ये चीज़ समझ में आता है। अब इसी के साथ में थीम पार्क जब एस्टैब्लिशमेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये जो एम्फोसिस है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा दोनों के लिए, और ये सिग्निफिकेंट हमको देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। देयर आफ्टर आप देखेंगे कि ये गार्डन्स है जो ओवरऑल हमको देखने को मिलेगा उस तरीके से। तो दिस ऑल एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करते हैं इस चीज़ को कि जो थीम पार्क है, जो डिज्नीलैंड है इंडिया में, गुड़गांव में, मानेसर में जब एस्टैब्लिश होगा तो कहीं ना कहीं मल्टी फेसेटेड वे में उसके बेनिफिट्स हमको रीप करने को मिल सकते हैं। GS3 के एंगल में हम देखें तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट में क्या होगा, अगर उसे देखें इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल कैसा होगा, समझ में आता है कि सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव में हमको देखने को मिलता है कि 21% एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब हरियाणा 21% एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये इतना GDP कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर में 51% है, मतलब सर्विस सेक्टर है जो हरियाणा की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे 51% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट होता है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसको भी बूस्ट मिलेगा। कैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जो है ये सर्विस सेक्टर में आता है, तो ये इकोनॉमिक बूस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये इंक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली। एंड उसी के साथ में जो NCR का पोजीशनिंग है इकोनॉमिक पावर हाउस के रिस्पेक्ट में ये भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि NCR करीबन 20% जो हमको समझ में आता है, जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, उतना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो रीजन है वो सिर्फ NCR अकेला, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा ये सारी चीज़ें जब होगी। एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखें तो अरावली हिल का जो इकोलॉजी है वो फ्रेजाइल है और उसके अलाउंग इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये कंसर्न वाली बात आ जाती है। उसी के साथ में ग्राउंड वाटर का जो ओवर एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि गुड़गांव ऑलरेडी ये सारे स्कैर्सिटी फेस कर रहा है, ये दिक्कत वाली बात होगी। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होगा कि अर्बनाइजेशन हर जगह पे हो रहा है, जो हीट को अब्जॉर्ब करना है वो हो ही नहीं पा रहा है, ग्राउंड में जा ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि पूरा एक तरीके से लीड क्रिएट हो जाता है जो उसको हीट करेगा। तो ये जो अर्बन हीट आइलैंड जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अर्बन एक्सपेंशन से ये दिक्कत है। एंड इसी के साथ में सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को एस्टैब्लिश कर फॉलो करना बहुत एसेंशियल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। आप देखेंगे कि हरियाणा टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट में भी नहीं आता है। अगर आप ये इंडियन एक्सप्रेस का उस तरीके से आर्टिकल देखें, टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट में भी नहीं देखने को मिलता हरियाणा। तो ये जो थीम पार्क है कहीं ना कहीं इसमें बूस्ट कर इनके रेवेन्यू को सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर ये जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं यहाँ फिट होने की बात हो सकती है। तो ये चीज़ हमको समझ में आता है। और जो इनका ग्रोथ है स्टेट GDP का, ये भी हमको देखने को मिला था स्लो था, तो ये जो बूस्ट है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को यहाँ से मिल सकता है। उसी के साथ में फर्दर अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि जो डेलीगेशंस मीट करते हैं हरियाणा के जो CM है उनके साथ में, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हर लेवल पे हमको समझ में आता है। उसी के साथ में NCR जो है सेकेंड हाईएस्ट FDI अट्रैक्ट करता है। अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और NCR अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ FDI इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में आया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2010 से 11 में, मतलब सेम डेटा हमको आज भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब आप MH महाराष्ट्र को ले लीजिए और NCR को ले लीजिए, ये दोनों मिलकर 50% उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट नंबर हमको समझ में आता है। उसी के साथ में अगर हम फर्दर देखें तो वर्ल्ड वाइड रियलिटी, मतलब रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये भी बूम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, ये सारी चीज़ें, टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें रहने के लिए चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड रियलिटी जो एक तरीके से फर्म है वो इन्वेस्ट करेंगे 320 करोड़ टू कंस्ट्रक्ट 22 एकर्स ऑफ प्रोजेक्ट इन मानेसर, तो मानेसर में ही एस्टैब्लिश होने वाला है, उस तरीके से हो जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे यही इन्वेस्ट करेंगे 3.2 बिलियन रुपी इन 22 एकड़, उस तरीके से सेम ही आर्टिकल हमको समझ में आता है। तो ब्रांड रियलिटी ग्रुप जो है ये एक्सपैंड करेगा फुटप्रिंट्स इन न्यू लैंड एक्विजिशन नियर मानेसर, तो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे ये जो भी थीम पार्क होगा वहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे उनको अकोमोडेट करने के लिए, ये बात हो जाती है। GS4 में अगर हम देखें तो एथिक्स, इंक्लूसिविटी, सोशल इम्पैक्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें समझ में आता है कि जो एथिकल डिबेट्स होते हैं, लग्जरी अर्बन आइलैंड्स वर्सेस लोकल कम्युनिटी वेलफेयर, इसको आप रेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कीवर्ड्स के फॉर्म में इसको लिस्ट कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स है, एथिकल डिबेट है, लग्जरी अर्बन आइलैंड्स हम बना रहे वर्सेस लोकल कम्युनिटी का वेलफेयर का क्या होगा, उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाएगा, उनका जो भी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनको उस तरीके से डिस्प्लेस करना इज़ नॉट राइट, तो इसको रेज कर सकते हैं एथिकल डिलेमा के टर्म्स में। उसी के साथ में वाइडनिंग सोशल इकोनॉमिक
डिवाइड हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि गेटेड एंटरटेनमेंट स्पेसेस बन जाएंगे कि ये रीजन है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, एलीट क्लब्स हैं, और बाकी जो जो पॉपुलेशन होगा वो अंडर सर्व्ड होगा, उन्हें सर्व ही नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में लैंड एक्विजिशन होगा, वो किस तरीके से होगा, क्या ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं होगा, लॉस को फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनकी लूप होल्स को यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट्स के लिए उसको रीप किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारे कंसर्न्स आ जाते हैं। एंड उसी के साथ में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो नॉर्म्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और जो डिज्नी के इन्वेस्टर है वो किस तरीके से उसको देखेंगे, ये चीज़ समझ में आ जाती है। अगर फर्दर हम देखें तो हाउ पुअर मेंटेनेंस ऑन रोलर कोस्टर लेफ्ट 30 स्टैंडिंग इन चेन्नई, मतलब बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, ये सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। या आबू धाबी का जो डिज्नी थीम पार्क था, गुड न्यूज़ फॉर द होम ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, उस तरीके से मतलब ग्लोबल लेवल पे हमको देखने को मिलता है कि डिज्नीलैंड की जो भी फ्रेंचाइजी है, उस तरीके से जो भी ये थीम पार्क्स हैं ये ग्लोबली एस्टैब्लिश हो रहे हैं। आबू धाबी में देखने को मिलता है, दुबई में ऑलरेडी उस तरीके से है। ये सारी चीज़ हमको समझ में आती है, राइट। अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो हाउ इंडियाज़ कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ इज एक्सरबेटिंग इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी से बढ़ती है, और ये कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होगा, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो गेटेड एंटरटेनमेंट स्पेसेस हमको समझ में आता है, ये कहीं ना कहीं इस डिस्पैरिटी को और बढ़ा सकता है। हमें ऑलरेडी पता है कि 1% ऑफ इंडियंस होल्ड 42% ऑफ द वेल्थ, ये चीज़ है, और जो बॉटम हमको समझ में आता है कि जो 50% है हार्डली उनके पास कोई वेल्थ है, ये चीज़ है। ब्रॉडर अगर जियोपॉलिटिकल और कल्चरल एंगल को समझे तो इसमें दिखता है हमें कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर एस्पिरेशंस है ग्लोबल टूरिज्म में, ये बढ़ेगा उसकी वजह से, और जो दुबई, सिंगापुर और जो बाकी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस है उनके साथ में compete किया जा सकता है। फर्दर जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उन्हें होस्ट किया जा सकता है, फिल्म के शूट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें, और उसी के साथ में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको इंटीग्रेट कर इंडिया का जो उस तरीके से फिल्म्स है, एंटरटेनमेंट है, ये सारी स्पेसेस को इंटीग्रेट कर मर्ज कर कुछ ना कुछ उस तरीके से बनाया जा सकता है। सिमिलरली इंडिया का जो इमेज है एज अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कल्चरली डायनामिक नेशन, ये रिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादा उस तरीके से बूस्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन इज कमिंग टू दुबई, जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस प्लेसेस है वहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि UAE इसमें सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। उनकी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। उसी के साथ में ब्लू वाटर्स अगर देखने को मिलता है कि इस तरीके से है, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। सिमिलरली फाई आयरन जो है दुबई का न्यू एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, मतलब UAE इज इन्वेस्टिंग इन ऑल दोज थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं इंडिया भी इस एंटरटेनमेंट स्पेस के इंडस्ट्री में एंटर कर कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल मार्केट है उसको टैप कर सकता है। टूरिज्म मार्केट है उसमें सिग्निफिकेंटली हम उस तरीके से उसको टैप करके यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम चैलेंजेस और क्रिटिकल क्वेश्चंस को देखें तो बात आती है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होंगे क्या उसको बाईपास किया जाएगा। ये एकड़ ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया है, उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या हरियाणा ट्रैफिक पॉल्यूशन और इन सारी चीज़ों को, ये जो अर्बन क्योज है इसको मैनेज कर पाएगा। फर्दर लोकल्स को बेनिफिट होगा या डिस्प्लेस किया जाएगा, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा ठीक से या नहीं दिया जाएगा। फर्दर वाटर सप्लाई जो होगा जो ये पार्क्स में मिलेगा, क्या ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, उसी के साथ में इंक्लूसिव कितना होगा ये प्रोजेक्ट्स, ये हमको समझना होगा। तो यही है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरिट क्या है, वो सारी चीज़ें हमको समझ में आती है, एंड दैट इज ऑल। उसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, ये एथिक्स की केस स्टडी है, ये ऐसे का क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसी के साथ में मैड लाइफ स्टडी IQ को ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट यू विल फाइंड वैल्यू फ्रॉम दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।